दानापुर का जो समीकरण है वो अलग टाइप का समीकरण रहा है और उसमें आप देखी होंगी कि पिछड़ा अति पिछड़ा या कुशवाहा समाज के लोगों का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरा फ्रंट बनाकर लड़ रहे थे चुनाव, चिराग पासवान जी कुछ अन्य रोल में थे। तो इस सब चीज़ों से अब फायदा मिलने वाला और दानापुर हमेशा से तो बीजेपी की सीट रही है। तो आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो क्या इन सीटों में फेल बदल हो सकता है? क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं बातचीत तो हुई होगी, क्या ये सीट जेडीयू के खाते में जाएगी? और ऐसी कई और सीटें हैं, तो फेर बदल की उम्मीदें हैं? बिल्कुल हो सकता है। कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और दिलीप जायसवाल जी की भी मुलाकात हुई थी, उस पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई है। 25 से 30 फिर से नीतीश, हमारा यही नारा है और एनडीए के सभी घटक दलों ने मान भी लिया है और बयान भी दे दिया है और बाकी और भी अन्य दल हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। जहां हमसे छूट जाएंगे वो हमारे घटक दल मिलकर काम करेंगे, चूंकि हमको दानापुर को जीतना। जीतलाल जी माननीय विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है। उनकी छवि की वजह से कहीं न कहीं आप लोग को फ़ायदा तो ज़रूर होगा। देखिए बिल्कुल। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से है। जेडीयू ने आपको बता दें कि 243 सीटों पर प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए धीरज कुशवाहा है, जिनको दानापुर का प्रभार मिला है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। सबसे पहला सवाल रहेगा, कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और कैसे आप इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं और कितनी चुनौतियां रहेंगी दानापुर में? देखिए हम लोगों ने शुरू किया है 25 से 30 फिर से नीतीश, हमारा यही नारा है और एनडीए के सभी घटक दलों ने मान भी लिया है और बयान भी दे दिया है कि 25 का जो चुनाव होगा माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। फिर से नीतीश कुमार जी को हम लोग गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार को नीतीश ही चाहिए। बाकी कई तरह के पार्टियां हैं, अभी तो एक दल है जो कि राजनीतिक दर्जा भी नहीं मिला है और तरह तरह के बयान लोग देते हैं, तो इस सब बयानों से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। अभी 2 दिन पहले पार्टी के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी ने 243 विधानसभा प्रभारियों का जिम्मेवारी सौंपी है, जिसमें हमको भी दानापुर विधानसभा की जवाबदेही दी गई है। क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं और दानापुर हमेशा से तो बीजेपी की सीट रही है और लोग लड़ते भी हैं, तो हम लोग का पूरा यही मिशन है। चूँकि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, 243 सीटों पर जीत हासिल करना है, तो उसके लिए तो काम करना होगा और संगठन में दोनों जो भी घटक दल हैं सबके साथ बैठकर और पंचायत तक जाकर संगठन को मजबूत करना है, ताकि किसी तरह की कमी ना रह जाए। क्योंकि आप देखे होंगे कि बीजेपी का भी बहुत नीचे तक संगठन बहुत मजबूत है और जदयू का साथ बहुत पुराना हम लोग का चूँकि नेचुरल अलायंस रहा है, तो इस पर मिलकर आप देखी होंगी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और दिलीप जायसवाल जी की भी मुलाकात हुई थी, उस पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई है कि सभी घटक दल मिलकर आपस में मिल बैठकर तय करें और उस पर काम करें, ताकि एक एक सीट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि विपक्ष के लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, उसमें उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। आप देखी होंगे कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के और विशेष करके आप ले लीजिए तो कांग्रेस और आरजेडी के लोग केवल भ्रम फैलाने में लगे हुए थे कि संविधान खतरे में है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। संविधान बाबा साहब की देन है और संविधान में जब आप देखिए होंगे कि कभी कभी ऐतिहासिक फैसले लेने पड़ते हैं, वो कांग्रेस के भी शासन में हुए हैं और बीजेपी के भी शासन में हुए हैं। जैसे आप ले लीजिएगा कि 370 धारा है जो कि कश्मीर, तो कश्मीर का मामला था कि वहाँ पर इंडिया रहते हुए इंडिया का कानून वहाँ लागू नहीं था। तो ये अच्छी बात है, एक देश एक कानून रहना चाहिए, तो ऐतिहासिक फैसले कभी कभी लेने पड़ते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि सीट हमेशा बीजेपी के खाते में रही है, परंपरागत सीट है, तो आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो क्या इन सीटों में फेल बदल हो सकता है? क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत तो हुई होगी, क्या ये सीट किसको मिलेगी, जेडीयू के खाते में जाएगी या बीजेपी के खाते में जाएगी, और ऐसी कई और सीटें हैं, तो फेर बदल की उम्मीदें हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तैयारी तो 243 पर ही करना है सभी दलों को। अब
किसके खाते में कौन सीटें होंगी ये तो शीर्ष के नेता और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं, अब ये लोग मिल बैठकर तय करेंगे और उस पर जो भी निर्णय होगा, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग को जवाबदेही दी गई है तो हम लोग को काम करना है और जहाँ की जवाबदेही दी गई है उस पर हम लोग काम करते हैं। चूँकि पहले हम प्रवक्ता भी रहे हैं, तो प्रवक्ता थे तो पार्टी का जो भी बातें होती थी पटल पर लाना था, हम लोग मजबूती से रखते थे। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। आप तो खुद एक महिला हैं, आप जानती होंगी कि 2005 से पहले क्या स्थिति थी। पहले अभी मीडिया में लोग कहते हैं कि 2005 से पहले की क्यों लोग बात करते हैं। अरे चूंकि जब से हमारी सरकार है तब से हमारी जवाबदेही है, लेकिन अगर कंपैरिजन करेंगे दोनों दलों का, जो दल हम पर बार बार सवाल खड़ा करते हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी प्रत्येक दिन ट्विटर पर, एक्स पर ट्वीट करते हैं कि ये घटना हो गया, वो घटना हो गया। अरे देखिए, घटना तो राम राज्य में भी हुआ करता था, लेकिन आप देखिए ना कि पहले हम क्या थे और अभी क्या है। 25,000 करोड़ का बजट आज 2,75,000 करोड़ तक लेकर गए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप समझिए कि कहाँ से कहाँ बिहार चला गया। सर, दानापुर की अगर हम बात करें तब बिहार में जातीय जनगणना भी हो चुकी है और कुशवाहा फैक्टर भी काफ़ी कारगर रहा है। अगर हम बात करें जातीय जनगणना हो चुकी है, तो क्या इस स्ट्रैटेजी पे भी आप लोग कुछ काम करें कि दानापुर में कुछ जातीय आधारित कुछ करेंगे, और कुशवाहा फैक्टर यहाँ पे कितना कारगर रहेगा? देखिए, जाति आधारित जो गणना हुआ वो जाति आधारित नाम है केवल, चूँकि जनगणना जो शब्द ही है ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों से, और पहले जब हम लोग एनडीए में थे उस समय स्वीकृति केंद्र से भी मिल गई थी कि राज्य सरकार अपने खर्चों पर अगर चाहे तो जाति आधारित गणना करा ले। जाति आधारित गणना केवल नाम है, लेकिन उसमें कई तरह के सर्वे किए गए हैं कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर में कितने लोग नौकरी करते हैं या कितने लोग बेरोजगार हैं। ये सभी तरह के एक सर्वे था। अब देखिए उसमें क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी सड़क बनानी हो या किसी व्यक्ति का इलाज करना हो, तो पहले तो जांच करना होगा ना, तो वही जांच है। अगर शुगर बढ़ी हुई है तो शुगर का इलाज करना है, कहीं सड़क बनाना है उसमें कितने गड्ढे हैं, उस रोड को बनाना है तो उसके लिए एस्टिमेट लेने पड़ेंगे। उसी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया कि बिहार में सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद में ये पता चल गया कि दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा या स्वर्ण में भी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन लोगों के पास कैसे हम लोग विकास पहुंचा पाए। क्योंकि किसी भी सरकार का यही लक्ष्य रहता है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति के पास जब तक हमारी विकास योजनाएं नहीं पहुंचती है तब तक हमारा काम सफल नहीं होता है। तो ये सर्वे इसलिए था। अब देखिए, दानापुर का जो समीकरण है वो अलग टाइप का समीकरण रहा है और उसमें आप देखी होंगी कि पिछड़ा, अति पिछड़ा या कुशवाहा समाज के लोगों का संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे और बाकी और भी अन्य दल हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। जहां हमसे छूट जाएंगे वो हमारे घटक दल मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमको दानापुर को जीतना है, उस पर काम करते हैं। दानापुर का नाम ले और रीतलाल यादव का नाम ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उनकी एक छवि रही है, बाहुबली नेता हैं और कंट्रोवर्सी से हमेशा घिरे रहते हैं। बीते दिनों भी आपने खबरें सुनी होंगी कि उनके भाई ने जिस तरीके से फायरिंग करवाई, यहाँ तक कि गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया था। तो आपका ये रीतलाल यादव की छवि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या उनके लिए नुकसान होगा इससे? देखिए, कोई भी प्रतिनिधि जीतता है तो जनता के दिए हुए मतों से जीतता है। अब कौन व्यक्ति नाम कर रहा है या कौन बदनाम कर रहा है तो ये तो उसका व्यक्तिगत फैसले हो सकते हैं। लेकिन बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी जात देखकर काम नहीं किया गया है। सभी लोगों के लिए सामान्य काम किया जाता है और रीतलाल जी माननीय विधायक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमको अपना काम करना है। हमारे नेता के जो विचारधारा है उसको लोगों के जन जन तक, घरों तक पहुंचाना है। सर, उनकी छवि की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग को फ़ायदा तो ज़रूर होगा। देखिए, बिल्कुल, अगर विपक्ष के लोग कुछ गड़बड़ करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फायदा होगी। तो हम लोग तो इसीलिए ना काम कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का पार्टी दूसरा है, दल दूसरा है, अपना विचारधारा है और माननीय नीतीश कुमार जी का एक अलग विचारधारा है। और करीब 18-19 सालों से माननीय नीतीश कुमार जी
एक विचारधारा बिहार में बन गए हैं। जो लोग 2020 के चुनाव के पहले कहते थे या आप 24 के पहले लोकसभा के कहते थे कि नीतीश कुमार जी अब खत्म होने वाले हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में महिलाओं ने, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, इस सभी लोगों ने दिखा दिया कि माननीय नीतीश कुमार जी का इकबाल बुलंद है और आगे भी बुलंद रहेगा। सभी लोग झटके खा गए। चूँकि हम लोग तो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, इसलिए बहुत घबराने की, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। सर, रीतलाल यादव की भी अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कई बार बोला कि हम पाटलिपुत्रा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की बेटी को ये टिकट दी गई, जिससे काफ़ी नाराज़गी है। इसका भी फायदा आप लोग को मिल सकता है। देखिए, आरजेडी एक परिवार वाली पार्टी है। जी। आरजेडी का परसेप्शन रहा है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार, लेकिन माननीय रीतलाल जी हैं, कोई भी व्यक्ति काम करता है किसी दल में तो सोचता है ना कि हमारा प्रमोशन हो, हम आगे कुछ करें, तो उनका स्वेच्छा है। और सबको संविधान ने हम लोग सभी को अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या कोई पंचायती चुनाव हो, सभी में उस स्वेच्छा से लड़ सकता है। ये कोई उनकी गलत इच्छा थोड़ी रही होगी, ये सबका अधिकार है। साथ में दानापुर में ही मीशा भारती को सबसे कम वोट मिले हैं। बिल्कुल है। क्या मामला ना कि यहाँ की जनता कुछ और चाह रही थी, लेकिन अब चलिए हुआ। क्योंकि आप जानती हैं कि एक जात फैक्टर है, वो हर एक पूरे भारत में है कि लोग चाहते हैं कि हमारी जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीते। तो जब कैंडिडेट आते हैं तो उस तरह से लोग करते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि देखिए, जात पात देख कर नहीं, आप विकास पर वोट करिए कि आपको कौन व्यक्ति संरक्षण देगा, आपको हर एक सुविधा प्रदान करेगा, उस पर काम करिए। देखिए, आप देखी होंगे कि बहुत लोग माननीय नीतीश कुमार जी की जो छवि बनी है उसको धूमिल करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाए। अब देखिए, कुछ कुछ घटनाएं हो रही है, हमारे पुलिस के लिए चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन आप देखी होंगी कि अभी तत्काल में डीजीपी का भी तबादला हुआ है, नए आए हैं। तो जरूर, चूंकि बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और यहाँ के सभी चीज़ों को जानते हैं, तो हम लोग पूर्ण विश्वास रखे हैं कि और इसमें सुधार होगी और अपराधियों का मनोबल कम होगा और बिहार में अपराध कम होंगे। ये सीट जो है परंपरागत सीट है, बीजेपी जीतते आई है, लेकिन 2020 में ये सीट आप लोग मतलब बीजेपी के खाते में नहीं आए। अब आप दोनों घटक दल हैं, क्या लग रहा है कौन सी कमियां रह गई हैं और आप लोग उन कमियों को किस तरीके से अभी सुधारेंगे? क्या बीजेपी से इस पर आपकी बातचीत हुई है? देखिए, स्थिति कुछ और था। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरा फ्रंट बनाकर लड़ रहे थे चुनाव, चिराग पासवान जी कुछ अन्य रोल में थे। तो इस सब चीज़ों से अब फायदा मिलने वाला है, क्योंकि चिराग जी हमारे साथ हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, जीताराम मांझी जी हमारे साथ हैं और हम लोग हैं ही, और बीजेपी। तो सब लोग मिलकर जब एक साथ काम करेंगे तो जीत निश्चित है, इसमें कहीं सोचने वाली बात ही नहीं है। तो सीधे तौर पे देखिए, दानापुर का प्रभार मिला है और जहां रीतलाल यादव कहीं ना कहीं एक छवि है, उनकी बाहुबली नेता है, साथ में कंट्रोवर्सी से घिरे रहते हैं, तो उनकी इस छवि से कहीं ना कहीं जो है एनडीए को फ़ायदा होगा और तैयारी पूरी हो चुकी है और सीटों की अदला बदली हो सकती है, चाहे वो परंपरागत सीट हो या फिर सीट की बात करें हम तो एनडीए के घटक दल सीटों की अदला बदली करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।